रेलगाड़ी अपनी तेज रफ्तार में भागी चली जा रही थी। संध्या काल का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक एसी कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। कैबिन का एकांत और ये भयानक मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने कैबिन में अकेला था और इस उधेड़बुन में था कि कोई सहयात्री आए जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके। एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर पनप रहा था, उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति कैबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने अपना परिचय दिया और मैंने अपना। हम दोनों ऐसे ही बैठकर कुछ देर बातें करते रहे। कुछ देर बाद उसने अपने बैग में से खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया। किंतु मैं बहुत ही सशंकित व्यक्तित्व का प्राणी हूँ। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत ही विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। मुझ पर हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं आप मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके ये शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छुपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वो विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें स्टार्ट कर दी और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, ये सब बकवास है। लेकिन मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकार रहा था। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा उपरांत मैं अपने कैबिन में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा। कहीं कोई नहीं, मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वही सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर लोटा घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराकर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही, और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे कैबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघु शंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ा ही था। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वो सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा था। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना भोला बन रहा था वो जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी? वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूपों में कहीं भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर बिल्कुल निर्जीव सा उसके सामने खड़ा था। वो बोला, तुम्हें तो भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी कैबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि यह वही सहयात्री था और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। ये बात उस जमाने की है जब घोड़ा गाड़ी चला करती थी। करीम मियाँ कई बार कुछ ज़्यादा आमदनी और घर खर्च के लिए देर रात तक अपना तांगा चलाया करते थे।
एक रात करीम मियाँ सवारी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि दिन में उनकी कोई खासा कमाई नहीं हुई थी। इसलिए रात में भी वो तांगा चौक पर सवारी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई सवारी नहीं मिली थी। फिर करीम मियाँ ने सोचा, अब इतना इंतज़ार किया है तो 10-15 मिनट और देख लेता हूँ, कोई सवारी मिली तो ठीक, वरना घर वापस लौट जाएंगे। कुछ देर बाद वे घर जाने के लिए अपना तांगा मोड़ ही रहे थे कि तभी एक आवाज़ आई, ए तांगे वाले, चलोगे? करीम मियाँ ने पीछे मुड़कर देखा तो 2 मौलाना सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने खड़े थे। उनके गले में सोने की चैन और एक हाथ में छड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। उन्होंने फिर पूछा, चलोगे? क्यों नहीं हुजूर, ज़रूर चलेंगे, बताइए कहाँ जाना है आपको? हमें नवादा कब्रिस्तान वाले मस्जिद में जाना है और फिर यहीं वापस भी लौटना है, और हाँ, 10 से 15 मिनट वहाँ रुकना भी होगा। मंजूर है तो बताओ। ज़रूर चलूँगा हुजूर, लेकिन हुजूर काफ़ी रात हो चुकी है। देखो तांगे वाले, तुम चलोगे तो तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा पैसे देंगे। ठीक है जनाब, आइए बैठिए, आप लोग बड़े आदमी हैं, जो देंगे रख लेंगे। फिर वो दोनों मौलवी साहब तांगे में बैठ गए। उनके बैठते ही करीम मियाँ ने अपना तांगा सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दिया। मुश्किल से वो 2 किलोमीटर का रास्ता था। रात का समय था, सड़क बिल्कुल खाली थी, इसलिए करीब 10 मिनट में ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। दोनों मौलवी उतरे और करीम को इंतज़ार करने को कहकर मस्जिद की ओर चले गए। फिर करीम मियाँ ने अपनी जेब से तंबाकू की डिबिया निकाली और उसमें से कुछ तंबाकू अपनी हथेली पर लेकर उसे मलने लगे। 15 मिनट बाद वे दोनों मौलवी वापस लौट आए और तांगे पर बैठते हुए वापस उसी जगह चौक पर चलने को कहा। उनके कहते ही करीम ने अपना तांगा तुरंत मोड़ लिया और रात के सन्नाटे और खाली सड़क पर दौड़ता हुआ तांगा कुछ ही देर में वापस उसी चौक पर आ गया जहाँ से वो दोनों मौलवी साहब करीम मियाँ से मिले थे। फिर दोनों मौलवी साहब नीचे उतरे और उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? करीम ने उनको अपना नाम बताया। जी मेरा नाम करीम है। उन्होंने 100 का एक नोट देते हुए कहा, हमें तुम रोज़ इसी वक्त यहाँ से नवादा ले जाना और वापस ले भी आना। ठीक है हुजूर, हम रोज़ आपका इंतज़ार करेंगे। लेकिन आपने इतना बड़ा नोट दे दिया और मेरे पास इसका छुट्टा नहीं है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरा तुम्हारा है और तुम्हें रोज़ इतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन हुजूर, ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो हम महीने में भी नहीं कमाते। करीम की ये बातें सुनकर वो हंसते हुए बोले, कल ठीक समय पर आ जाना। उस ज़माने में 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। अच्छे अच्छे अधिकारियों का वेतन भी इतना नहीं होता था। फिर करीम मियाँ ने यह सोचते हुए अपने घर की ओर रुख किया। रास्ते भर करीम मियाँ यही सोचते आ रहे थे कि कोई कैसे किसी को इतने छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी रकम दे सकता है। अगले दिन से रात को मौलानाओं का इंतज़ार करता और हर रोज़ उसे 100 का नोट मिल जाता। पैसा आने पर घर के हालात सुधरने लगे, रहन सहन का स्तर भी सुधरने लगा। तो पास पड़ोस के लोगों को समझ में नहीं आया कि उसकी कौन सी लॉटरी लग गई है। तो उनमें से कुछ लोग जो करीम मियाँ से जलने लगे थे, उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी। तो थाना के दरोगा ने रात के वक्त तांगा चौक पर सवारी समेत करीम मियाँ को दबोच लिया और थाने में ले जाकर बंद कर दिया। और उन्होंने पूछा कि वो लोग कौन सा धंधा करते हैं। करीम ने सफाई देनी चाहिए तो बोला, ठीक है, सुबह मैं बात करूँगा। सुबह के वक्त दरोगा जी थाना पहुँचे तो हाजत में करीम खान अकेला नज़र आया। उन्होंने पूछा कि मौलाना लोग कहाँ गए? सरकार, हमें झपकी आ गई थी, आँख खुली तो वो पता नहीं कैसे कहाँ चले गए। चाबी तो मेरे पास थी, ताला भी बंद था, फिर वे कैसे निकल गए? दरोगा ने बड़बड़ाते हुए कहा, सही सही बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सरकार, ये मौलाना लोग रोज़ मेरे तांगे पर नवादा जाते और वापस आते थे और मुझे 100 रुपये रोज़ देते थे। वो लोग कोई जिन तो नहीं थे? पता नहीं साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, भाड़ा इतना ज़्यादा देते थे तो उनको ले जाने से मना नहीं कर सकते थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। करीम मियाँ उसके बाद रात रात भर तांगा चौक पर खड़े रहते, लेकिन वे मौलाना लोग उसे फिर कभी नहीं मिले। दरोगा जी के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई बार अदृश्य हाथों ने थप्पड़ मारकर उनका मुंह लाल कर दिया। उन्होंने कान पकड़ लिए कि अब कभी बिना जांचे परखे ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे और अपना तबादला दूसरी जगह पर करवा लिया।